नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सारे अभ्यर्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पीएससी प्री की तैयारी में निरंतर प्रयासरत होंगे। आज हम एमसीक्यू क्लास नंबर 5 कर रहे हैं और यूनिट 6 को लेकर, खासकर प्री के सिलेबस में ये जो आपकी यूनिट 6 दे रखी है, इसी के साथ साथ अर्थशास्त्र की सारी समस्याओं को लेकर एकमात्र सॉल्यूशन आपके समक्ष आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आगामी क्लासेस 1 बाय 1 आपकी दी जाएंगी। ये क्लासेस बहुत यूनिक तरीके से मैंने डिजाइन करी हैं और सारे अभ्यर्थी आप जो हैं इन क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं। यदि आप यूपीएससी कर रहे हैं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, व्यापम, बैंकिंग, बिहार पीएससी, सीजीपीएससी तक की तैयारी तक के लिए अर्थशास्त्र को मैं इस तरीके से आपके लिए डिजाइन करके रखा हूं कि आप उन सारे एग्जाम्स में इन प्रश्नों को देखेंगे और अपने बेहतर नंबर प्राप्त भी कर सकेंगे। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी हम सब मिलकर वही तैयारी कर रहे हैं बच्चों, जहां पर हम आपको फाइनल सिलेक्शन दिला दें। एग्जाम में आपको भी पता है कि क्वेश्चन तो एक एक मायने रखता है, जैसा आप जानते हैं, परंतु हम एक नहीं लगभग 10 से 15 प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलकर हाथ बढ़ाइए और आगे आइए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज हमको क्या क्या पढ़ना है। तो क्या आप तैयार हैं? फटाफट कमेंट करिए और फटाफट मुझे इन्फॉर्म करिए कि हाँ सर, क्लास को शुरू करा जाए। बिल्कुल ठीक है। जब तक क्लास शुरू हो रही है मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूं आपको। मैंने आपको बताया है कि पहले मैं आपको पीवाईक्यूज करवा रहा हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और जैसे ही पीवाईक्यूज खत्म होते हैं मतलब उसी के तुरंत बाद हम जो है मतलब इसी क्लास में, ऐसा नहीं कि अलग से क्लास में, पहले कुछ पीवाईक्यूज फिर उसके बाद मेन क्वेश्चन, पीवाईक्यूज फिर मेन क्वेश्चन। तो आप संभावित प्रश्न भी देख लेंगे और लास्ट ईयर के प्रश्न भी देख लेंगे और ऐसा कॉम्बिनेशन आपको कोई नहीं देने वाला। चलो शुरुआत करी जाए। बिल्कुल, नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय हिंद मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। सभी का स्वागत है मेरे प्यारे अभ्यर्थी जो प्रतिदिन मेरे साथ जुड़ते हैं, आप सभी का स्वागत है। पैटर्न वही पता है आप सभी लोगों को, जिसको नहीं पता है मैं फिर से बता दे रहा हूं। यदि आप मेरे से पहली बार जुड़ रहे हैं, पैटर्न यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन को रीड कर दिया जाएगा या आप स्वयं रीड कर लीजिए। उसके बाद आप अपने आंसर्स को दीजिए, आप अपने किसको दीजिए, आंसर्स को दीजिए। और उसके बाद मैं एक एक व्यक्तियों के नाम नहीं लूंगा, मैं फाइनल जो है आंसर आपको बताऊंगा, आप उसको चेक करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करा जाए। बिल्कुल, हाँ बच्चों, गुड इवनिंग, राधे राधे। चलिए आ गए हैं सभी लोग? ठीक है, फटाफट सेशन को लाइक कर दो। चलो आपके स्क्रीन पर अब दिख रहा होगा, देखो एक मैं आपको पीवाईक्यूज बता रहा हूं कि 25 फरवरी 2024 को ही आयोजित एमपीपीएससी टैक्स असिस्टेंट का पेपर हुआ बच्चों। इस टैक्स असिस्टेंट के पेपर में यदि 2 सेक्शन डिवाइड होते हैं तो ए सेक्शन चेक करोगे तो ए सेक्शन में आते हैं केवल 50 प्रश्न। कितने प्रश्न आते हैं? 50। 50 आपको सारे सब्जेक्ट से आ रहे हैं, मतलब वो हिस्ट्री से भी आ रहा है, एमपी से भी आ रहा है, ज्योग्राफी से भी आ रहा है, इकोनॉमिक्स से भी आ रहा है, करंट अफेयर्स, ये सब। पर आप ये देखें कि अपने पढ़ाई कितने प्रश्न आए हैं और उन्हीं को मैं पीवाईक्यूज में सॉल्व भी करवा दे रहा हूं। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल, क्लास को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही होगी। कोई डाउट हो तो मुझे जो है मैसेज कर दीजिए फटाफट, कोई डाउट हो तो। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि संपूर्ण सेशन के दौरान मैं अभी आपको नहीं दिख रहा हूं। उसके पीछे मैंने पिछली क्लासेस में कई बार कारण बताया है कि परिवार में एक दुखद घटना हो गई, जिसकी वजह से मैं अभी आपके सामने वैसा नहीं दिख रहा हूं जैसा दिखना चाहिए। तो प्रत्यक्ष रूप से एक प्रोफेशनल के तौर पर ही मैं हमेशा आना पसंद करता हूं आपके सामने, आप जानते हैं। तो मैं आने वाले दिसंबर तक, मतलब 10 तारीख तक कोशिश है मेरी कि मैं आपके सामने लाइव दिखता रहूं। बाकी आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए, इतने बुद्धिजीवी आप हैं। पहला प्रश्न जो आया देखिए टैक्स असिस्टेंट के इस पेपर में, 2023 में G20 की पहली संस्कृति कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? फटाफट आंसर, यदि आप लोगों को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दें, अन्यथा मैं आपको फिर सारी डिटेलिंग कर रहा हूं। ठीक है, आपको भी पता है हमारे यहाँ बैठक 18वीं नंबर की G20 की जो बैठक हो रही है, इसके संदर्भ में यदि हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको सबसे पहले याद रखना है भोपाल की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? भोपाल की। एक प्रश्न पूछेगा यदि मान के चलो इस बार के प्री में कि थिंक टैंक की बैठक कहाँ हुई? किसकी? थिंक टैंक, G20 का जो थिंक टैंक है उसकी बैठक कहाँ हुई? तो आपका आंसर होना चाहिए भोपाल में हुई। कहाँ पर हुई? भोपाल में। उज्जैन में किसी भी प्रकार की कोई बैठक नहीं हुई है, ग्वालियर में भी आपको किसी भी प्रकार की कोई बैठक होती हुई नहीं दिख रही है बच्चों। पर यदि हम बात करते हैं किसकी, कि आपको संस्कृति कार्य समूह की, यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है? संस्कृति कार्य समूह की, तो आंसर तो हो जाएगा आपका डी।
तो ये तो एक हो गया आंसर वाला कॉन्सेप्ट। थिंक टैंक सबसे पहली बैठक यहाँ पर हो रही है, इस तरीके से याद रख लो। खजुराहो में संस्कृति कार्य समूह की हो रही है, और खजुराहो के साथ साथ फिर आपको एक नाम और याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, एक तरीके से, ठीक है ना, एक नाम याद रखना है जो कि है आपका इंदौर या हमारा इंदौर, ऐसा समझ लीजिए। इंदौर में आपको याद रखना है एक और बैठक हो रही है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट देते जा रहे हैं कुछ लोग, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों के आंसर्स बड़े सही आ रहे हैं। ये है कृषि कार्य समूह की, किसकी? कृषि कार्य समूह, कृषि कार्य समूह की। समझ गए बात को? किसकी? कृषि कार्य समूह की। तो आई थिंक अब आप इससे क्लियर कर चुके होंगे वन बाय वन। थिंक टैंक भोपाल, उसके बाद में आपका संस्कृति कार्य समूह खजुराहो, और इंदौर हो गया कृषि कार्य समूह। ये 3 याद रख लेना, इससे बाहर प्रश्न जल्दी नहीं जाएगा। देखो मैंने यूट्यूब क्लास दे रखी थी पुराने घर में, पुराने घर वालों ने इन सब वीडियोस को तो हटा दिया है मेरे पर, तब भी अपने पास जो स्क्रीनशॉट है उनको आप चेक करो। इसकी देखो मैंने लिख के तक दिया था कि प्री 2024 में प्रश्न आएगा। बिल्कुल देखिए G20 की बैठक नहीं हुई है, यहाँ पर सारी बातें लिख के दे दी थी कि किस तरीके से प्रश्न आएगा। ये रही यूट्यूब की क्लास की संपूर्ण लिंक, आप चाहें तो लिंक चेक कर सकते हैं, हालांकि वीडियो आई थिंक प्राइवेट कर दिए गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखो। वर्ष 2022 में भारत का G20 शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? ये भी एक अच्छा प्रश्न बना हुआ है, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट में अपना आंसर दे दीजिए, आप लोग जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, मजा तो आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, जो अभी जुड़ रहे हैं उन सभी का स्वागत है। अच्छा बच्चों, जिसने अभी लिंक मतलब हमारी इस क्लास को लाइक नहीं करा है, शेयर नहीं करा है, तो लाइक और शेयर कर दो। अपने सारे मित्रों को बता दो कि यूनिट 6 की टेंशन अब आपकी खत्म कर दी जाएगी। बस आपको प्रतिदिन क्लासेस देखनी है, और इस बार टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कम से कम 40 क्वेश्चंस का। तो देखो अब मेरा प्रयास है, ईश्वर का साथ है और आप लोगों का साथ है, देखते हैं क्या रंग लाती है मेहनत। चलिए 2022 में भारत का G20 का शेरपा किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर इसका होगा मेरे प्यारे बच्चों अमिताभ कांत जी को। किसको नियुक्त करा गया था? अमिताभ कांत जी को। अब इस प्रश्न को समझो थोड़ा सा। G20 के अंतर्गत शेरपा नियुक्त करे जाते हैं। शेरपा नेपाल के सब, नेपाल की भाषा से लिया गया एक शब्द है, इस तरीके से आप बताना। और मैं अभी आपको G20 की एक मतलब ऐसी बेहतरीन क्लास दूंगा कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत रहिए। तो 2 ट्रैक चलते हैं बच्चों, ये 2 ट्रैक इन द सेंस ये वो व्यक्ति होते हैं जो कहीं ना कहीं बातों को आसानी से करवाने में, फैसिलिटेट करने में मदद करते हैं। तो पहले नंबर पर आता है आपका वित्त ट्रैक आता है, फाइनेंस ट्रैक आता है, और दूसरा आता है आपका शेरपा ट्रैक। समझ गए बात को? 2 ट्रैक चलते हैं इस पे। ये क्या करते हैं, जैसे वित्त ट्रैक जो है इस पर समझ लो कि वित्त ट्रैक में सभी जो है गवर्नर्स बैठते हैं, जो मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट के सभी देशों के, वो हो गए। तो इसको जनरली आरबीआई के लीडर जो है वो लीड करते हैं। तो हमारे यहाँ शक्तिकांत दास जी हो गए, ऐसे समझ लो। और यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये शेरपा मेन होते हैं, मतलब इन दोनों शेरपाओं में भी ये मेन शेरपा होते हैं। दैट मीन्स ये क्या करते हैं, विभिन्न देशों के जो लीडर्स होते हैं ना, उनकी बातों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं। कारण क्या होता है, इस बात को समझो कि सभी देशों की अपनी अपनी लैंग्वेजेस होती हैं। सब, हम भी सारी लैंग्वेजेस नहीं जान पाते, वो भी सारी लैंग्वेजेस नहीं जान पाते। तो इस आधार पर ये शेरपा जो है उनकी बातों को एक से दूसरे तक पहुंचाने में, सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए क्या ये प्रश्न कराया गया था? बिल्कुल सही बात है, देखो कराया गया था। अब बात ऐसी है कि ये मैंने क्या बोला कि पुराने घर में सारे वीडियोस हैं और ये सारे वीडियोस हटा दिए गए, तो अब मैं उनके बारे में तो ना तो आपसे कुछ कहूंगा, और आप समझदार हैं कि क्या होना चाहिए। इन वीडियो को हाइड करने का तो कोई सेंस नहीं बनता, कम से कम बच्चों के लिए लाभदायक हो जाते ये वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जो है सकल घरेलू उत्पाद का मतलब जो है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है बच्चों, ठीक है ना। स्टेट डोमेस्टिक ग्रॉस प्रोडक्ट, एस जो है DGP, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आपकी बात हो रही है। तो इस संदर्भ में आपको ये बताना है कि जो है कितना प्रतिशत अनुमानित था। तो राजकोषीय घाटा होता क्या है, मैं आपको कम शब्दों में अपनी व्यवहारिक भाषा में बताता हूँ, बाकी डिटेल में हम क्लास में करते हैं, आप बिल्कुल आइएगा। तो बात ये होती है जब सरकार की आय जो है एक तरीके से व्यय की तुलना में कम पड़ जाए, या ऐसा बोल देते हैं अपन कि एक तरीके से राजकोषीय जो है व्यय ज्यादा हो जाए। क्या हो जाए? व्यय ज्यादा हो जाए और आय कम हो जाए। तो ये स्थिति जो है घाटे की स्थिति को जो है प्रदर्शित करती है। और इस संदर्भ में ये टोटल जो घाटा है वह जीडीपी का कितना है, तो आप बताओगे 4.6 नहीं 4.56%, ये वाला नहीं, 4.56% इसको करना है अपने को। ठीक है, आंसर क्या होगा? ये वाला। ठीक है, बिल्कुल सभी लोग जो सही आंसर दे पा रहे हैं, बहुत सही, अच्छा प्रयास कर रहे हैं।
जो नहीं कर पाए हैं तो वो उन्हें थोड़ा-सा और करना है। क्या ये प्रश्न कराया गया था? बिल्कुल सही बात है। देखो, मैंने हर प्रश्न को इतना डिटेलिंग से करा रखा है और इतना पहली बार ऐसे सारे प्रूफ दे के रखे थे, डायरेक्ट तक बताया था कि प्रश्न कहाँ से बनेगा। ये देखो 4.56 पर मैंने बाकायदे इंडिकेट करते हुए दिखा दिया है कि ये प्रश्न आएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर बहुत ही यूनिक और बहुत ही उम्दा प्रश्न इसलिए क्योंकि ये देखो प्रश्न तो सभी बनाते हैं, इस बात को आपको भी समझना होगा। पर ये ऐसा प्रश्न था जो मैंने खुद ने इस बात का अनुभव करा कि जैसा बना दिया गया था वैसा का वैसा ये प्रश्न लगभग छप के आया था। ये बहुत बड़ी बात भी होती है बच्चों, उसके पीछे कारण समझिए कि स्टेट लेवल का एग्जाम है, पीएससी कोई छोटा-मोटा एग्जाम नहीं है। बावजूद इसके उस लेवल को टच जब हम लोग करते हैं तो हमें एक अपने आप में एक प्राउड फीलिंग आती है कि नहीं हम उस चीज को पहुंच मतलब बच्चों को पहुंचाने में मदद कर रहे हैं कि देखो प्रश्न कैसे बनेंगे। इसमें घमंड जैसी कोई बात नहीं है और ना मैं कभी घमंड करता हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैं बस बता रहा हूँ कि ये मेहनत रंग लाती है, ईश्वर का साथ, माता सरस्वती का जो है कृपा और हमारे वर्षों की मेहनत के कारण ये सारी चीजें होती हैं और इसका फायदा अल्टीमेटली आपको ही मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है ना? चलिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? अब देखो इसी प्रश्न को मैंने लगभग इसी तरीके से आपके लिए डिजाइन करा था। जनगणना 2011 को ध्यान में रखते हुए भारत और मध्य प्रदेश की साक्षरता दर को बताइए। क्या ये प्रश्न नहीं कराया था मैंने? देखो आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जिस लेवल पे मैं लेके आपको जाऊंगा उस लेवल से आपका भला तो बिल्कुल हो जाएगा, इतना मुझे पता है और मुझे विश्वास है बच्चों की आप बिल्कुल पास होंगे। बशर्ते आप इन क्लासेस को देखें, अपने मित्रों तक शेयर करें। हमारी मेहनत में थोड़ा सा आपको जो है सहयोग करना है कि आप हमारी मेहनत को सभी तक पहुंचाएं। आप यदि मेरी मेहनत को सभी लोगों तक पहुंचा दोगे, मुझे पता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं आपको इतना करके ज़रूर दे दूँगा। आप अपनी मेहनत में कंजूसी करोगे तो मुझे खुद को थोड़ा-सा दुःख होगा कि आखिर ये मेहनत किसके लिए करी जा रही है? उनके लिए जो लोग इस मेहनत को समझ नहीं रहे हैं। समझे बात को? तो देखो प्रश्न वैसे ही डिज़ाइन करा गया है और आपको इस बार भी इंडिविजुअल पूछ लेगा तो हो सकता है पूछ ले, आप बता देना। ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना की कितनी राशि वधू के खाते में चेक द्वारा दी जाती है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करो। मैं भी तो देखूं किसको बन रहा है ये प्रश्न। मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना बड़ी फेमस योजना है बच्चों। इस योजना के अंतर्गत आपको पढ़ के बिल्कुल जाना रहता है। यदि आपके पास कंटेंट ना हो इनके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके बताएं। यदि मुझे 50 कमेंट मिलते हैं कि सर आप एक स्कीम्स पर जो है पूरी क्लास दीजिए तो मैं आपके लिए स्कीम की एक ऐसी बेहतरीन क्लास दूंगा जिसमें संपूर्ण स्कीम्स कवर हो जाएंगी और आपको सब कुछ बनने लगेगा। स्कीम से 2 प्रश्न आते हैं, इतना याद रखना एग्जाम में। तो यदि 50 कमेंट मेरे को मिल जाते हैं कि स्कीम के लिए क्लास बनाइए तो मैं आपके लिए बिल्कुल क्लास दूंगा। चलिए, अब देखो मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना के अंतर्गत बच्चों चेक के माध्यम से मिलती है 49,000 की राशि। कितनी राशि मिलती है? 49,000 की। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बकायदे वधु राशि रुपए जो है 49,000 रुपए अकाउंट पे चेक के द्वारा जो है पे करी जाती है। रिमेनिंग जो है 6,000 रुपीज और दिए जाते हैं। तो ओवरऑल जो है आप इस तरीके से इसको काउंट कर सकते हो कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जा रही है। बिल्कुल, बहुत सही। कुछ बच्चों के आंसर्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे इस प्रकार के आंसर्स देते हैं, इस प्रकार की तैयारी रखते हैं। पर इतना याद आपको भी रखना है कि आपको निरंतरता बनाए रखना है। उसके साथ साथ वे अभ्यर्थी जिनके ये प्रश्न सही नहीं जा रहे हैं, मैं कहूँगा चिंता मत करो, ये अतुल सर की क्लासेस हैं और इन क्लासेस में आपको सिर्फ बैठना है, सुनना है, ध्यान से पढ़ते चलना है, आप पास हो जाएंगे। इतना आपको बस करना है और कुछ नहीं। पेन पेपर लेके बैठो शांति से, सब कुछ बनेगा। एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम जो जनरली आपको पढ़ाई नहीं जाती है, ये स्कीम कुछ इस तरीके से इसी टैक्स असिस्टेंट के पेपर में आई कि मध्य प्रदेश में संचालित मापावा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? जल्दी से बताइए, ये इसका आंसर किसको पता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों। नहीं, कुछ लोग गलत दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं।
ध्यान से अच्छे से आंसर दीजिए और बढ़िया इत्मीनान के साथ जब भी आंसर देने बैठो तो एक काम करा करो, फोकस होके बैठा करो, ठीक है। मापा व योजना का संबंध बच्चों महिला कृषकों को कृषि तकनीकें चुनने संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना, मतलब टेक्निकली अपग्रेड करने से संबंधित है। देखो इस तरीके से दे रखा है, मापा व योजना महिलाओं की भागीदारी योजना, समझ गए बात को। तो इस संदर्भ में किसानों को प्रशिक्षण के माध्यम से कम लागत वाली कृषि प्रौद्योगिकी को चुनने, जानने, अपनाने के लिए एक योजना लागू की जा रही है, ताकि महिला किसान के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके और उनके निर्णय लेने की क्षमता जो है विकसित करी जा सके। तो इस तरीके से मापा योजना यदि फिर से रिपीट होती है 2025 के प्री में, ध्यान से सुन लेना, 2025 के प्री में, तो आप लोगों को इसका आंसर बन जाना चाहिए। ये मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। मध्य प्रदेश में संचालित गौ प्रशिक्षण योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल, अभी अपन पीवाईक्यू कर रहे हैं, जो लोग अभी बीच में जुड़े हैं मैं उनको बता दूं। इसके बाद मैं आपको और मेन क्वेश्चन या संभावित प्रश्नों को करवाऊंगा, और बहुत बेसिक यूनिट से डिजाइन कर रखा है। इसके पहले की 4 क्लासेस हो चुकी हैं, जिन्होंने उन क्लासेस को नहीं देखा है बढ़िया इत्मीनान के साथ क्लासेस देखो और पेन पेपर लेके बैठो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बनेगा आपको, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या है अब बात कर लेते हैं। तो पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना एवं शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार देना, आंसर क्या हो जाएगा बी। अभी टैक्स असिस्टेंट में आए पेपरों की क्वेश्चनों की अपन चर्चा कर रहे हैं। देखो संपूर्ण जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। स्वरोजगार हेतु निःशुल्क प्राथमिक पशु चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण की समयावधि 6 माह की होगी। प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थी को 1000 रुपए प्रति माह का स्टाइपेंड दिया जाएगा। 1200 रुपए की लागत की किट भी दी जाएगी। रिफ्रेशर लाभार्थियों को पुनः प्रशिक्षण लेने पर निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसी इस आपके इस एग्जाम में आया, ये एक आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हम अपने मेन क्वेश्चंस लगाएंगे। ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है, फटाफट आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए। ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। चलो, ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा, राशन प्रदान करना भी है, हिंसा पीड़ित महिलाओं की सहायता करना भी है, स्वरोजगार और कौशल विकास प्रदान करना भी है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा डी। अब मेरी बात को चेक करो, ये लगभग इकोनॉमी से जुड़े हुए प्रश्न है। किससे जुड़े हुए प्रश्न है, इकोनॉमी से। अब ध्यान से सुनना, फिर उसके बाद में आगे आपको एमसीक्यू करा रहा हूं। वो लोग जो सोचते हैं कि इकोनॉमिक्स से प्रश्न नहीं आते हैं, वे लोग जो गलत धारणाएं बना के बैठे हैं, वे लोग जिन्हें लगता है इकोनॉमिक्स एक इजी सब्जेक्ट है, उनके लिए ये चीजें जानना जरूरी है कि सबसे पहली बात तो मैं आपको बोल दूं, ये इजी सब्जेक्ट है ही नहीं, इसे आपके लिए इजी बनाया गया है, एक चीज। दूसरी चीज कि एग्जाम में प्रश्न आते हैं भाई साहब, ये वही प्रश्न है जो इकोनॉमी से रिलेट करते हैं, बशर्ते उनको पढ़ाने वाला व्यक्तित्व चाहिए। तो देखिए प्रश्न कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने प्रश्न हो गए, 8। कितने में से देख लो, फटाफट देख लो, 50 में से 8। अब बोलो कि इकोनॉमिक्स का वेटेज कम है, कौन बोल सकता है बताओ। और जो बोल रहा है मैं तो उसको ये कहूंगा कि आपको या तो पढ़ाई से मतलब नहीं है, या तो आपको जो है और कुछ सोचते हैं आप, उसके बारे में मैं आपसे बोल सकता हूँ। मतलब 50 में से 8 प्रश्न इसमें सीधे सीधे इको के दिख रहे हैं, जबकि वेटेज सारे सब्जेक्ट का, इस बात को याद रखो, समझे बात को। तो यदि मैं कहता हूं इन 8 में से भी मैंने आपको 4 5 या 6 प्रश्न दे दिए, तो वो कम है क्या? आप खुद से सोचो ना। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आप सक्सेस रेट चेक करो। मैं कम पढ़ाता हूं, बेहतर पढ़ाने पर बिलीव करता हूं, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए और पास कराने पे बिलीव करता हूं। मैंने हमेशा बोला है, पहली क्लास से देख लो, उस आईएएस एकेडमी का केवल एक पर्पज है कि बच्चे को पास कराना। बच्चे को ना तो बरगलाया जाता है, ना अन्यथा बातें करी जाती हैं कि हम सब कुछ भंडारा करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, दूसरे के कंटेंट उठा के दूसरों को देंगे। ये सब काम हम कभी नहीं करते। हमारा सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि हम आपको कैसे पास कराएं, उसमें हम काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपको एक मेथड यूज करता हूं,
इसका नाम है 360 एंड सेलेक्टिव। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। अब क्या आप तैयार हैं? एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर अब हम लोग तैयार हैं, तो अब हमारी जो मेन इकोनॉमिक्स की क्लासेस है वो भी शुरू करी जाए। अभी मैंने आपको पीवाईक्यू करा दिए, तो पीवाईक्यू भी हो गए कि नहीं हो गए आपके? चलिए बच्चों, आप लोगों को इस बार 10 से 15 प्रश्न दिलाने के लिए हम लोगों ने इकोनॉमिक्स प्री की स्पेशल क्लासेस शुरू करी हैं, जहां पर हम यूनिट 6 को बड़ी विधिवत 1 बाय 1 में करवा रहा हूं वहां पे, और लगभग 5 या 6 क्लासेस ही हुई हैं। तो यदि अभी तक आपने इन क्लासेस को ज्वाइन नहीं करा है, मैं आपसे कहूंगा इतना आप कर सकते हैं। 10 से 15 प्रश्नों के लिए कोई भी व्यक्ति इतना कर सकता है। बहुत मिनिमम फीस रखी है। आप एक टी शर्ट लेने जाओगे तो वो भी इस फीस से महंगी पड़ सकती है आपको। समझ गए बात को? तो आप 10 से 15 प्रश्नों के लिए इतना खर्चा कर सकते हैं, और ना ही मैं आपको कुछ भी अनावश्यक पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो बेहतरीन पढ़ना हो तो आ जाइए, ये रही आपकी लिंक। इस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए अब आपके सपनों को साकार करें। कमेंट बॉक्स में सभी के कमेंट आते जा रहे हैं, तो अब मैं आपके सपनों को साकार करने के लिए अपना एक प्रयास कर रहा हूं और आपका सहयोग अपेक्षित रख रहा हूं। चलिए बहुत बढ़िया, सभी के कमेंट आ गए। सभी का धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, और तहे दिल से स्वागत है आप सभी के प्रेम का, आपके सहयोग का। जो अभी जुड़े हैं सेशन को लाइक और शेयर कर दो। चलो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से रहा, अब आई थिंक दिख रहा होगा, फटाफट देख लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है, प्राइमरी सेक्टर मीन्स। आप जब तक आंसर दें तब तक मैं आपको और डिटेलिंग कर दे रहा हूं, ठीक है? देखिए अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख क्षेत्रक हैं उनको जो है सीएसओ ने, किसने मेरे प्यारे बच्चों? सीएसओ। सीएसओ ने जो है अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रकों को 3 क्षेत्रों में बांटा था। कितने क्षेत्रों में बांटा था? 3 क्षेत्रों में। इतनी बात समझ में आ गई? ये 3 क्षेत्र जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 क्षेत्र आपके जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका क्या? प्राथमिक, इसी को प्राइमरी, उसके बाद में द्वितीयक, इसको सेकेंडरी, और फिर उसके बाद में तृतीयक जो कि आपका हो गया टर्सरी, ठीक है ना? तृतीयक, इस तरीके से टर्सरी, ठीक। चलिए आंसर्स आ रहे हैं अब मेरे पास, तो अब फाइनल आंसर देखा जाए। मेरे हिसाब से सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? अब फाइनल आंसर को चेक करा जाए। रेडी हैं सभी लोग? बिल्कुल ठीक। चलिए तो देखो प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है बच्चों, फटाफट लिख लेना या याद कर लेना, जैसा आपको उचित लगे आप अपनी सुविधा अनुसार करना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या बात होती है? सबसे पहले जो है यहाँ पर आर्थिक गतिविधियों के लिए हम किस पर निर्भर करते हैं? प्रकृति पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? प्रकृति पर निर्भरता होती है आपकी। समझ गए बात को? पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पर जो है आपको जो भी वस्तुएं प्राप्त होंगी वो कच्चे तौर पर प्राप्त होती हैं। किस तौर पर प्राप्त होती हैं? कच्चे रूप में प्राप्त होती हैं, तो रॉ मटेरियल के फॉर्म में होती हैं। उसके बाद में हम ये बात करेंगे कि यहाँ से जो वस्तुएं बनती हैं उनको हम बोलेंगे प्राथमिक वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? प्राथमिक वस्तुएं। इतनी बात समझ में आती जा रही है आप लोगों को? ध्यान से सुनते जाना। और उदाहरण के तौर पर आप यहाँ से जो है किन किन चीजों को शामिल करते हैं? तो आप यहीं पर शामिल करते हैं कृषि को, आप यहीं पर शामिल करते हैं पशुपालन को। ध्यान से सुनते चलना, सब बनेंगे प्रश्न और सब मजा आने लगेगा। पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, क्या हो गया? मत्स्य पालन, वानिकी, खनन इत्यादि चीजें भी जो है इसके अंतर्गत आती हैं। तो मैं आदि लिख दे रहा हूं, बाकी अब आप याद कर लेंगे मेरे हिसाब से, ठीक है? एक और याद रखना कि इस प्राथमिक क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसी प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। आई थिंक अब आप जो है इसको अच्छे से कर लेंगे और आपको अच्छे से सारी डिटेल्स जो है बन भी जाएगी। क्या आपको अब आंसर नहीं मिला है? बताइए। देखिए आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र किससे जुड़ा हुआ है? कृषि से जुड़ा हुआ है। द्वितीय और तृतीय की चर्चा आगे करूंगा क्योंकि प्रश्न है, इसलिए मैं डिटेलिंग नहीं करता हूं ज्यादा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आर्थिक समस्याएं मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होती हैं? आर्थिक समस्याएं मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होती हैं? इसको भी फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। ठीक है, चलो देखा जाए क्या आंसर।
मैंने आपको बोल रखा है 30 सेकंड मिलेगा। क्या ये बेरोजगारी है? बिल्कुल नहीं है। संसाधनों की कमी तो देखो होती है, पर इसको अभी यहाँ उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। उद्योगों का अभाव। आर्थिक समस्याएं मुख्यतः क्यों होती हैं, इस बात को समझो कि जनसंख्या आधिक्य होना। क्या होना मेरे बच्चों? जनसंख्या आधिक्य होना या जनसंख्या का निरंतर बढ़ना। इसलिए बोलते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। इसलिए क्या बोलते हैं बच्चों? छोटा परिवार सुखी परिवार। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमको क्या करना है, इस बात को समझो। जनसंख्या हमने क्या बोला? अत्यधिक जो यदि बढ़ रही है, इसके पीछे कारण क्या? संसाधन होते हैं सीमित। संसाधन कैसे होते हैं? सीमित। तो सीमित संसाधनों को जो है ना, हम सभी को आवंटित नहीं कर सकते, इसलिए जो है हमें समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। आप इसको ऐसे समझ लो कि परिवार में यदि एक बच्चा है तो उसका लालन पालन अच्छे से हो जाता है, हाँ कि ना? और यदि परिवार में 6 बच्चे हैं तो फिर उनको देखो किसका लालन पालन कैसे होगा। तो इस संदर्भ में आप इस पॉइंट को समझ के जो है आगे बढ़ सकते हैं। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। तो अब हम आंसर ले लेते हैं। आंसर है 1। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है और मुझे लगता है कि इस बार के पीएससी प्री में इन प्रश्नों को आना चाहिए। मैं जो भी प्रश्न करवा रहा हूं आपको वो सारे संभावित हैं। ये ना सोचें कि ये प्रश्न जो है मनगढ़ंत तैयार करे गए हैं। आपको पता है, जो बच्चे पुराने हैं मेरे से, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर सारे प्रश्नों को लिखते हैं। समझे बात को? तो मैं सारे प्रश्नों को लिखकर जो है आपको देने का प्रयास करता हूँ, फिर उसको टाइप करवाया जाता है। इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? चलो, जब तक आप लोग आंसर दो कमेंट बॉक्स में, तब तक मैं आपको एक बढ़िया स्टोरी सुना देता हूं, तो आपको सारी बातें याद हो जाएगी। मानव विकास सूचकांक का कॉन्सेप्ट जो है लाया गया इस कारण क्योंकि सबको ये लगने लगा था कि यार पैसा कमाना केवल एक मुख्य कारण नहीं, या पैसा ही विकास का आधार नहीं हो सकता। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मेरे प्यारे बच्चों, आगे कहानी बढ़ाई जाती है। ये कहानी लगभग 70 से 90 के बीच की होती है, जहां पर पहली बार जो है महबूब उल हक, क्या नाम याद आ रहे हैं? महबूब उल हक, ध्यान से सुनते चलना। महबूब उल हक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं ये, एवं हमारे यहाँ के अर्थशास्त्री जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला, तो अमर्त्य सेन साहब। क्या आंसर नाम हो जाएगा? अमर्त्य सेन साहब। एक सेकंड रुकिए, हाँ ठीक है, चलिए, अमर्त्य सेन साहब। इन दोनों ने मिलकर जो है एचडीआई के कॉन्सेप्ट को बच्चों साकार करा, या एचडीआई के कॉन्सेप्ट को लेकर आए। इतनी बात समझ में आ गए? तो इनके अंतर्गत एचडीआई के 3 आयाम तय करेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 आयाम तय करेगा। ये कौन कौन से थे? ये आपका सबसे पहले आता है हेल्थ, उसके बाद दूसरा आता है मेरे प्यारे बच्चों एजुकेशन, और तीसरा आता है लाइवलीहुड। ध्यान से सुनना, इसी की ट्रिक मैं आपको हमेशा बता देता हूं। ये ट्रिक हो जाती है हेल्थ। ट्रिक क्या हो जाती है? हेल्थ। एच से हो गया हेल्थ। हेल्थ को किससे जोड़कर देखोगे तुम? यहाँ पर हेल्थ को जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी से जोड़कर देखोगे कि वहां पर जिंदा लोग कब तक रहेंगे, एवरेज लाइफ कितनी है। एजुकेशन को प्रौढ़ साक्षरता से आप जोड़कर देखिए यहाँ पर, और उसके बाद में आपका आ जाएगा एजुकेशन हो गया, और एल आ जाएगा आपका लाइवलीहुड। तो लाइवलीहुड को जोड़ के देखा जाता है प्रति व्यक्ति आय से बच्चों। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है पूछ रहा है, तो आपको क्या आंसर देना है? निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? आंसर होगा सी। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, सारे फैक्ट्स याद हो रहे होंगे, और आप सेशन को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो फटाफट एक हार्ट से भेज दीजिए, और नहीं तो एक सड़ा सा मुंह भेज दीजिए। दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको ये क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही? चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक, जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं विकसित होती हैं, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश। ठीक है, चलिए, जब तक आप लोगों के आंसर्स और आते जा रहे हैं, मैं आपको बताते जा रहा हूं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं, किसके? अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक होते थे 3, ठीक है ना? एक चीज ये हो गई, कितने होते थे? 3। 3 में कौन कौन से थे आपके? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो हम अभी चर्चा कर रहे हैं किसकी बच्चों? तृतीयक क्षेत्र की। किसकी चर्चा कर रहे हैं? तृतीयक क्षेत्र की। अब आगे की कहानी सुनो। विकास की अवस्था के आधार पर, किसके आधार पर? विकास की अवस्था के आधार पर
विकास की अवस्था के आधार पर। विकास जी हमारे पन्ना से हैं और बड़े सहयोग करते हैं हमारा इस संपूर्ण सेशंस में, क्लासेस में और कुछ आईएएस परिवार को बड़ा करने में। तो विकास तिवारी जी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, विकास की अवस्था के आधार पर यदि मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, तो विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को मुख्यतः 4, परंतु अध्ययन की दृष्टि से जिससे प्रश्न रिलेट कर रहा है मैं 3 में आपको समझा देता हूं क्योंकि उससे रिलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बात करी अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं की। किसकी बात करी? अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं की। दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का। ध्यान से सुनते चलना, आंसर अपने आप बनने लगेंगे। मैंने बोला ना, ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको बार बार पढ़ना ना पड़े और बढ़िया आंसर्स आपके बन जाएं। समझे बात को? 3 अल्पविकसित, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्थाएं कितनी हो गई? विकास की अवस्था के आधार पर अल्पविकसित, विकासशील और आपकी क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों? विकसित। अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में देखो प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य योगदान होता है। ध्यान से सुनते चलना, प्रश्न अपने आप समझ में आ जाएगा। यदि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की बात करते हैं तो द्वितीय क्षेत्र का अंशदान ज्यादा होता है, और यदि विकसित अर्थव्यवस्थाओं की बात कर लें तो तृतीय क्षेत्र का मुख्य अंशदान होता है। अब देखो प्रश्न को पढ़ो, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंशदान, और अर्थव्यवस्था कौन सी बोल रहा है? देखो विकसित अर्थव्यवस्था। तो मुझे बता दो क्या होगा। अब देखो इससे होता क्या है, जैसे जैसे 1 बाय 1 हम बढ़ते जाते हैं ना, तो आपको ये याद रखना है कि एक जिसका मैंने बोला सबसे ज्यादा होता है मतलब उसका योगदान बढ़ेगा, उसके अलावा अन्य का घटेगा। तो प्रश्नानुसार क्या होगा? बढ़ता है। तृतीय क्षेत्र का अंशदान क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए आप देखेंगे कि जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेरे हिसाब से ये प्रश्न अब आपको बन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने इसके पहले वाले प्रश्न में बहुत डिटेलिंग कर दी थी, और जिसको वो डिटेलिंग याद नहीं हुई तो मतलब अभी उसके लिए दिल्ली दूर रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? दिल्ली दूर है। चलिए देख लेते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है पूछ रहा है। समझे बात को? है। अब देखते हैं। मछली पालन, देखो मत्स्य पालन मैंने अभी चर्चा करी थी कि द्वितीय क्षेत्र से रिलेवेंट तो नहीं है, ये बात पक्की हो गई। पर्यटन की बात आती है तो पर्यटन प्राथमिक आंसर होगा गलत। मजाक कर रहा हूं मैं, देख रहा हूं कि तुम्हें क्या हो रहा है। लौह और इस्पात उद्योग भी प्राथमिक में नहीं आएगा बच्चों। तो मतलब क्या है, एक ही ऑप्शन अब बच रहा है आपका औद्योगिक क्षेत्र, जो कि किस क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। आई होप आपको बेहतरीन आंसर मिल गया होगा और आपको कोई समस्या भी नहीं हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। उसके पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे देता हूं। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक कुछ आईएएस एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है, कर लो। इस एप्लीकेशन की लिंक के माध्यम से आपको जो है डायरेक्ट एप्लीकेशन मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पर, तो ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर पर आपको हमारा ऐप KIA के नाम से मिलेगा, दैट इज कुश आईएएस एकेडमी। KIA किया का फुल फॉर्म क्या है? कुश आईएएस एकेडमी। यहाँ पर एक फोटो लगा मिलेगा आपको, शिक्षा की भ्रांति नहीं शिक्षा की क्रांति। उसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, रेटिंग कर दो और जो है अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को दे दो और सारी क्लासेस की PDF वहां से प्राप्त कर लो। चलो आगे बढ़ते। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आगामी प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए, मतलब अभी वाला ये जो प्री है ये, साथ में आगामी मेंस, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ बहुत यूनिक कोर्स डिजाइन करे हैं। इन कोर्सेज का यदि आपको लाभ उठाना है तो एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करना, और यदि आईफोन यूज करते हो तो इस लिंक पर क्लिक करके आप जो है सारी जानकारी एकत्रित कर लेना, लॉगिन कर लेना, कोर्स अच्छे लगे तो परचेज कर लेना। ठीक है, तो ये रहा हमारा कॉम्बो बैच। इस कॉम्बो बैच के बहुत फायदे हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो भी कॉम्बो बैच को परचेज कर रहा है उसको मैंने इतना बोल रखा है कि आपकी लागत का मैं 3 गुना आपको रिटर्न करूंगा। मतलब इसमें 15,000 रुपए तक के फायदे हैं। और क्या ये फायदे मैं अपने बच्चों को नहीं पहुंचा रहा हूं? तो आप एक बार कॉम्बो बैच ज्वाइन किए हुए बच्चों से पूछ लो, उनको सारे सब्जेक्ट में मैं हेल्प कर रहा हूं और सारे कंटेंट भी उनको दे रहा हूं। समझे? बाकी फिर अब आपकी इच्छा है क्या करना है और क्या नहीं करना है। मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल नहीं है? एक और अच्छा प्रश्न फिर से डिजाइन करा है उसने। ये थोड़ा सा प्रश्न जो है आपको घुमाने के लिए उसने कोशिश करी है कि जिससे बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। चलिए बताइए जल्दी से। मानव विकास सूचकांक में तो अभी मैंने आपसे पहले थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी, यदि आप थोड़ा सा देख पा रहे हो
तो इसमें क्या क्या आ जाएगा बच्चों, देखो जीवन स्तर, क्रय शक्ति तुल्यता तो शामिल नहीं है, ठीक है। हाँ ये आ जाएगा, आपको पता है हमने जो है बात करी थी किसकी अभी, लिविंग जो है लाइवलीहुड की बात करी थी। जीवन प्रत्याशा तो मैं आपको याद हो ही गया होगा, और ज्ञान शिक्षा तो हो ही गया होगा। तो अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, नहीं की बात हो रही है, तो नहीं में क्या करना है आपको, डी टिक करना है। इसमें न्यूनतम मृत्यु दर का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ शिफ्ट हो रहा हूं, ध्यान से देखें अपने स्क्रीन पे और आंसर दें। हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई है? बहुत बढ़िया प्रश्न। ठीक, चलिए देखो, यदि आप नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण को भी चेक करोगे तो आप पाओगे भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का जो है सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। लगभग 53% आपको जो है 100 में से 53 मान लो आपको देखने को मिलता है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान दे रहा है आपका तृतीय क्षेत्र। तो यहाँ से एक प्रश्न एक लाजमी उठता है कई बच्चों के मन में, तो मैं उन प्रश्न का आंसर दे देता हूँ। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर, जिस प्रकार से आप बोलते हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था, ध्यान से सुनना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, तुम्हें आंसर बनेगा कि जिस प्रकार से विकसित अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान अधिक होता है तो हम उसको विकसित का दर्जा दे देते हैं। तो भारत को, ध्यान से सुनिए, बड़ा मजेदार प्रश्न है कि भारत को विकसित राष्ट्र का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि इसके जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का तो योगदान बहुत है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं प्रश्न? तो अब इसका आंसर क्या होगा उस पर भी चर्चा कर ली जाए। देखिए, भारत को सिर्फ आप आर्थिक दृष्टिकोण से जो है नहीं माप सकती। भारत, जब आप देखेंगे, अभी आप इसके पहले मैंने आपसे बात करी थी किसकी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, मानव विकास सूचकांक की। मानव विकास सूचकांक जब से जारी हो रहा है तब से लेकर भारत की स्थिति में, रैंकिंग में कोई बड़ा सुधार आज तक नहीं देखा गया। 135 से लेकर मैक्सिमम 129 तक भारत की रैंकिंग गई है। टोटल लगभग इतने शहरी या इतने देश ही आपको देखने को मिलते हैं बच्चों, उनमें भारत ने आज तक सुधार नहीं करा। आज भारत चांद में पहुंचने की जो है दुहाई देता है, या जो है सरकारें ये बोलती हैं कि भारत ने देखो 10 साल में कितनी तरक्की करी। सही बात है, या आजादी के बाद ही कर लो, मैं तो कहता हूं, समझना मेरी बात को। बावजूद आज भी आप हर एक चीज के लिए लालायित हैं, आज भी आप हर एक चीज के लिए परेशान हैं, तो इससे आप कैसे विकसित राष्ट्र का दर्जा दे सकते हैं? आपके यहाँ साक्षरता दर की बात कर लीजिए, जीवन प्रत्याशा की बात कर लीजिए, या कमाई की बात कर लीजिए, ये सब मामलों में आप अन्य राष्ट्रों से भी कम है। मैं तो कहता हूं एशियाई राष्ट्रों से भी आपकी आय कम है, तो कैसे भारत को विकसित राष्ट्र का दर्जा दे दिया जाए? तो अब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जो आंसर दिया गया है वो भी उतना ही लाजमी था जितना एक प्रश्न था। समझे बात को? चलो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाया जाए। वो प्रश्न ये है कि एक मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था के बारे में निर्णय किसके द्वारा किया जाता है कि क्या उत्पादित किया जाए? बहुत बढ़िया प्रश्न। एक मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था, बताइए जल्दी। मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था को आप रिलेट कर पा रहे हैं? यदि तो नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इसको आप थोड़े से इस तरीके से समझें कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को रिलेट कर रहा है। किसको रिलेट कर रहा है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को रिलेट कर रहा है। अब आप आंसर दीजिए, यदि अच्छा आंसर दे पाए तो मजा आ जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सभी के आंसर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। जो गलत दे रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा अपने आप में काम करिए। यदि अभी तक भी नहीं करा है तो अभी आज से भी मेरे साथ शुरू करोगे तो आने वाले एग्जाम तक मैं इतना परिपक्व बना के रख दूंगा कि तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, नए कंटेंट सर्च करने की जरूरत नहीं है। इस यूनिट के लिए आपको किसी का भी हाथ जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। चलिए, तो देखो, एक मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात को समझो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात हो रही है जहां पर जो है डिमांड एंड सप्लाई के साथ सारा हेरफेर करा जाता है। मतलब मैं आपसे बोल दूं कि यहाँ पर जरूरतों को ज्यादा समझा जाता है कि जरूरतें क्या है, और उसी के अनुसार, ध्यान से सुनना, डिमांड के अनुसार ही या उसी के अनुसार जो है उत्पादन कार्य किए जाते हैं।
अनुसार उत्पादन किया जाता है। मतलब तात्कालिक लाभ पर जो है ज्यादा फोकस करा जाता है, जनता की जरूरतों पर फोकस करा जाता है और फटाफट सॉल्यूशन अवेलेबल करवाने के बारे में सोचा जाता है। तो अंततः हम बात कर रहे हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। चलो मुझे फटाफट कमेंट करके बता दो कि 2 पॉइंट इसके बताना है, एक आपको बताना है इसके समर्थक। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इससे ये भी पता चल जाएगा कि आपने लास्ट क्लास देखी है अथवा नहीं है। और जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक या जनक कौन है, इनके बारे में आपको जो है, ये तो समर्थक हो गया, और ये किस सिद्धांत पर आधारित होती है। ये 2 पॉइंट के आंसर जिसने दे दिए, मैं मान जाऊंगा कि वो तैयारी करता है मेरे साथ में, उसे कॉन्सेप्ट क्लियर है इकोनॉमिक्स के। ठीक। अरे वाह, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, याद हो गया। जिसको याद नहीं है वो देखो, समर्थक में आपको नाम याद रखना है एडम स्मिथ का, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ साहब। ये हो गया 1-2 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में यह जो है ना लाइसेज फेयर सिस्टम पे काम करती है। आपसे पूछिए अर्थव्यवस्था किस सिस्टम पर काम करती है, तो आपका आंसर होना चाहिए लाइसेज फेयर सिस्टम। हिंदी में यदि आपसे पूछ ले हिंदी वालों, वैसे तो हिंदी वालों को भी कंफ्यूज करने के लिए वो एग्जामिनर इंग्लिश में यही नाम लिख के देगा, पर हिंदी में यदि पूछ ले तो आप बोलना आहस्तक्षेप, आहस्तक्षेप प्रणाली। कौन सी प्रणाली, आहस्तक्षेप प्रणाली। मतलब सरकार का मिनिमम रोल होगा। समझे बात को, मजा आ रहा है कि नहीं। देखो नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा मेरे बच्चों। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि आपसे प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है। ठीक है ना, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है। फटाफट आंसर दीजिए। बिल्कुल, प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है। तृतीयक, तकनीकी, प्राथमिक और द्वितीयक। जल्दी से आंसर दीजिए। तृतीयक, तकनीकी, प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक, बिल्कुल। जो सही समझे हैं भाई, हमने क्या बोला देखो, प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा, तो हमने अभी बात करी थी प्राथमिक क्षेत्र की, हमने क्या बोला था, यहाँ पर आर्थिक गतिविधियों हेतु प्रकृति पर निर्भरता होती है। दैट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर। क्या आंसर हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सी लाइसेज प्रणाली, लाइसेज फेयर प्रणाली की एक विशेषता है। बहुत बढ़िया, अब तो बन जाना चाहिए, और अभी भी ना बने ना तो मुझे लगेगा ये चिंता का विषय है। और इस लाइसेज फेयर प्रणाली को आप थोड़ा सा ना प्री में पढ़ के जाना, 2025 के लिए मन कह रहा है कि एक प्रश्न बन जाए यहाँ से, तो बड़ा मजा आ जाएगा तुम्हारे लिए और तुम सफल हो जाओगे। और एग्जाम में बैठ के थोड़ा सा मुस्कुरा लेना जैसे ही प्रश्न आए, और याद कर लेना कि चलो पढ़ा है, सर ने पढ़ाया है, मजा आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी लाइसेंस फेयर प्रणाली की एक विशेषता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइसेंस फेयर सिस्टम। देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। Market factors are highly controlling. It is a socialist system and government intervenes the most. Which one is the answer? फटाफट आंसर दीजिए। बिल्कुल ठीक। चलो देखो, जिनको नहीं पता है, मैंने बोला है पुरानी क्लासेस पढ़िए। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, सरकार का कोई हस्तक्षेप इस पे नहीं होता है। इस बात को समझ गए, तो सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर सारी जो शक्तियां जाती हैं एक तरीके से कि क्या उत्पादन करना है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है। समझ गए बात को, मतलब मात्रा की बात हो गई है। उसकी कीमतें क्या निर्धारित करना है, उसके साथ साथ उसकी सप्लाई एक तरीके से जो है कैसी रखनी है। इन सब पर निर्णय लेने का जो अधिकार मिल जाता है ना, वो मिल जाता है किसके हाथ में, निजी हाथों में। अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि बाजार को स्वतंत्र रूप से विकसित होने दिया जाता है। क्या बोल दोगे, बाजार को स्वतंत्र रूप से विकसित
होने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्या इतना बन जाएगा? इतना सफिशिएंट है? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न से पहले आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं। बहुत ही यूनिक जानकारी है, इसलिए मैं आपके सामने सारी बातें शेयर करता हूं। आपको पता है, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। गूगल प्ले स्टोर पर ये किया के नाम से उपलब्ध है। कुछ आईएएस एकेडमी का ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर किस नाम से उपलब्ध है? किया के नाम से उपलब्ध है। ये लिंक है बच्चों, ये लिंक मैं आपको पीडीएफ के रूप में जो है दे दूंगा। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए एक बार, सारी पीडीएफ सारी जो है डिटेल्स वहीं पर आपको मिलती जाएंगी। एप्लीकेशन जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाएं। किस पर चले जाएं? कुछ आईएएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल सर्च करो, आपको मिल जाएगा बाकायदे। तो वहां पर मैंने क्या करा है, आपको कैसे ये सारी सुविधाएं, देखो ये सभी जो सुविधाएं मैं आपको बता रहा हूं ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक तो समझ गए, फ्री ऑफ कॉस्ट की बात हो रही है, आपसे कोई चार्ज यहाँ पर वसूला नहीं जा रहा है। क्या करना है आपको, एप्लीकेशन जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, लॉगिन करेंगे, फिर आप वहां पर लेफ्ट सेक्शन पे चेक करना, कंटेंट वाला आपको विकल्प दिख रहा होगा। इस पर क्या करो, क्लिक करो। क्या करना है, क्लिक करिए। किस पर? लेफ्ट में है कंटेंट वाला ऑप्शन। इसमें पहला है टेस्ट पोर्टल और दूसरा है आपका फ्री मटेरियल। तो फ्री मटेरियल पे क्लिक करो। वन बाय वन स्टेप समझा रहा हूं। अब देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। एमसीक्यू क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर फ्री मिल जाएंगी। सिलेक्शन बैच 2025 पर हम फोकस कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है। आपको 700 से ज्यादा करंट अफेयर्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जो है टाइम सेविंग करंट अफेयर्स आपको दे रखे हैं। YouTube क्लासेस की पीडीएफ, हम जो भी क्लास देते हैं उनकी सेपरेट जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं उनकी पीडीएफ यहाँ पर आपको मिलेगी। पिछले वर्षों के मेंस के सॉल्व पेपर्स भी मैंने आपको यहाँ पर रखे हुए हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ है, ये तो छोटा सा स्क्रीनशॉट है, ये नहीं सोचना है। मैंने आपको इन एमसीक्यू क्लास की पीडीएफ के लिए बताया। आप जैसे एमपी के इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं तो वो यहाँ पर अभी आगे मिल जाएगा फोल्डर्स में। तो लगभग फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और बढ़िया आनंद से जो है एंजॉय करो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा हो जाए थोड़ा सा। एक मंदी के दौरान, ड्यूरिंग द डिप्रेशन की बात होती है, क्या चीजें हो सकती हैं? फटाफट बताइए। एक मंदी के दौरान क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। एक मंदी के दौरान फटाफट बताइए जल्दी से बच्चों। ठीक, मंदी का मतलब क्या होता है, आप इसको ऐसे समझ लो कि इन्वेंट्री में कमी हो जाती है। मतलब इन्वेंट्री का मतलब क्या है, आपसे यदि पूछे कि इन्वेंट्री सर क्या होता है, तो इन्वेंट्री जो है, आप इकोनॉमिक्स यदि नहीं पढ़े तो समझिए इसका मतलब होता है स्टॉक। स्टॉक में कमी हो जाती है तो बच्चों डिमांड को हम सफिशिएंटली जो है सप्लाई नहीं कर पाते, जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम क्या नहीं कर पाते, सप्लाई नहीं कर पाते। पॉइंट को समझ गए बात को। उसके बाद सामाजिक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? सामाजिक अर्थव्यवस्था के में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? जल्दी से बता दीजिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अंडर whose ownership and control are all the factors of productions in a socialist economy? चलो, जब तक आप आंसर दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में आपके आंसर्स आना शुरू हो गए हैं। ए बी सी डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुक्के तो नहीं मार रहे हो? चलो, जिस नहीं मार रहा है वो ध्यान से सुन लो, मतलब जो तुक्के मार रहे हैं वो तो ध्यान से सुने, बाकी जिन्हें आ रहा है वो उनकी कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछे सर्वप्रथम बात आती है बच्चों समर्थक की। देखो क्या हुआ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात हो रही थी ना, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सर्वहारा वर्ग का भला हो रहा था, मतलब उच्च वर्ग का भला हो रहा था। इससे जो है कार्ल मार्क्स जैसे जो एक तरीके से बुद्धिजीवी हैं, किनका नाम बोल रहा हूं मैं, कार्ल मार्क्स का, इन्होंने बोला नहीं ये पैटर्न तो गलत है, ये इस तरीके से इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम नहीं अपना सकते क्योंकि इसमें उच्च वर्ग का ही फायदा हो रहा है। तो अंततः समाजवादी अर्थव्यवस्था की संकल्पना आई। इसके समर्थक कहलाएंगे कार्ल मार्क्स। इनकी फेमस पुस्तक का नाम आपको पता है? जिसको नहीं पता जल्दी से मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसको आंसर दे देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद अब यहां पर क्या करना है कि उत्पादन के सभी कारकों, मतलब देखो मुद्दा क्या हो रहा है कि किस क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, क्या सप्लाई रखनी है, इन सब की बात होती है। तो ये जो है उत्पत्ति के सभी साधनों और उत्पादन पर जो है ना,
सरकार का हाथ होता है। किसका हाथ होता है? सरकार का। ये सरकार के अधीन होते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य जो है समाज कल्याण करना होता है। तो सरकार इन द सेंस यहाँ पर स्टेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्टेट। पॉलिटी में स्टेट के अलग अलग मीनिंग है, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कहीं ये केंद्र सरकार को प्रतिबिंबित करता है, कहीं ये राज्य सरकार को प्रतिबिंबित करता है। तो आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा हो जाए। समाजवादी तथा पूंजीवादी राष्ट्रों में जो है आपसे पूछा गया, समाजवादी तथा पूंजीवादी राष्ट्रों में होती है। जल्दी से आंसर दीजिए। क्या? जल्दी से आंसर दीजिए, मजा आएगा आपको, यकीन रखिए। इस सारे प्रश्नों को मैं आपको बड़े विधिवत तौर पे करवाऊंगा और आप सारी चीजें अच्छे तौर पे जो है करके कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए, समाजवादी तथा पूंजीवादी राष्ट्रों में होती है क्या? एक जैसी मूल आर्थिक समस्याएं, भिन्न भिन्न प्रकार की मूल आर्थिक समस्याएं, भिन्न प्रकार की मूल श्रम स्वामित्व या आय वितरण संबंधी उसी प्रकार की समस्याएं। तो देखो, समाजवादी की अपनी एक पृष्ठभूमि है, अपना एक दायरा है, अपनी एक लिमिट है। वैसे ही पूंजीवादी की अपनी एक पृष्ठभूमि है, अपना एक दायरा है और अपनी एक लिमिट है। इस बेसिस पे हम बोलेंगे कि इनकी अपनी मूल आर्थिक समस्याएं भी अलग अलग होंगी। समझे बात को? आंसर क्या होगा? अब तो नहीं बताने की जरूरत है। बहुत बढ़िया, जो सही आंसर दे रहे हैं उनका बहुत सही है। चलिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ आपको बताना है, मिक्स्ड इकोनॉमी का मीनिंग आपको समझाना है। क्या हो सकता है? फटाफट आंसर दीजिए। Coexistence of large and cottage industries, foreign corporations in industrial development, coexistence in public and the private sectors. उपयुक्त में से कोई नहीं भी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, बृहद तथा कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व, तो देखो ये तो आंसर नहीं होने वाला। विदेशों का सहयोग, ये भी नहीं होने वाला पूर्ण रूपेण। बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या होगा बच्चों? सी। जिन लोगों ने सी टिक करा है वो खुश हो जाओ, मजा मना लो कि भैया हमारे प्रश्न आज के सही कह रहे हैं। समझे बात को? देखो, फिर से मैं बता दे रहा हूं, आपको एक नाम याद रखना है, जे.एम. कीन्स का। क्या नाम याद रखना है? जे.एम. कीन्स का आपको इनमें नाम याद रखना है। एक चीज ये हो गई। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं आपको इसके साथ साथ, तो सेकंड नंबर पर का जो ऑप्शन है बच्चों, उसमें अपने को फोकस करना है। जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है उस पे अपने को याद रखना है कि उत्पत्ति के सभी साधनों और उत्पादन पर जो है आपको संयुक्त अधिकार देखने को मिलता है। किसका अधिकार देखने को मिलता है? संयुक्त। संयुक्त दैट मीन्स क्या होता है? निजी और सरकारी दोनों का, निजी प्लस सरकारी। समझ गए बात को? तो इस तरीके से अपना आंसर जब आप चेक करने जाओगे तो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व आपको आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब ईमानदारी से फटाफट सारे बच्चे अपना, देखो ईमानदारी आपको अपने प्रति रखनी होगी। आपको ये बताना है कि आपके इन प्रश्नों में से, ओवरऑल प्रश्न मैंने आपको कराए 14 और यदि उनको इंक्लूड करोगे तो 14 और 8 कितने हो गए आपके? 22। तो 8 अभी अपन हटा देते हैं, पीवाईक्यूज थे क्योंकि वो। अब अपन बात करते हैं 14 प्रश्न जो थे आपके, उन 14 में से किसके कितने सही गए। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मैक्सिमम सही किसके जा रहे हैं, तो अपने को आइडिया लग जाएगा। फिर मैं उसको जो है आगे देख लूंगा कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं। अच्छा, चीटिंग नहीं करना है किसी को, जल्दी से बताइए। बिल्कुल। तो इस प्रकार साथियों हम आगामी क्लासेस भी आपके लिए जारी रखेंगे। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि इस बार के प्री में मैं आपको अकेले, इस बात को याद रखना, प्री 2025 में लगभग टारगेट रखा है मैंने खुद ने, आपको पता है मैं हर वर्ष खुद के लिए टारगेट रखता हूं, तो लगभग मैं आपको 40 प्रश्न यहाँ पर जो है 30 से 40 प्रश्न लेकर जाऊंगा। इस बार मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पीएससी जैसे एग्जाम में, स्टेट लेवल के एग्जाम में, आपको पता है कि मैं तो खुद से मानता हूं कि मेरा पढ़ाया एक क्वेश्चन हो जाए, आ जाए आपके एग्जाम में, तो मैं अपने जीवन को ही धन्य मान लेता हूं, क्योंकि ये बड़ा मेहनत का काम है बच्चों, इतना आसान नहीं है। तो इसी आधार पर मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारी मेहनत को आगे पहुंचाएंगे, अपने मित्रों तक पहुंचाएंगे और थोड़ा सा ईमानदारी रखते हुए चैनल की इस लिंक को शेयर करेंगे। तो फटाफट अपने मित्रों तक लिंक को शेयर कर दो, सभी को मेरी बात पहुंचा दो कि क्लासेस शुरू कर दी अतुल सत्न इकोनॉमिक्स की।
अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो जुड़ जाओ, फॉर श्योर नंबर प्राप्त करने हैं तो कुछ आईएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और महत्वपूर्ण क्लासेस को इतना तो कर सकते हो। मैं कहता हूँ 400-500 रुपए की एक टी शर्ट आती है, इतने में तो आपको सारी सुविधाएं मैं दे रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा समझदारी दिखाइए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत और बहुत धन्यवाद सभी मेरे 360 एंड सेलेक्टिव प्रेमियों को, धन्यवाद सभी मेरे छोटे छोटे आईएएस को, धन्यवाद जो प्रतिदिन मेरे साथ मिलते हैं।